मेरा नाम सुलेमान है। मैं हसास और नरम दिल रखने वाला डॉक्टर हूँ। अपने पेशे से मोहब्बत करता हूँ और गरीबों का ख्याल रखता हूँ। इसीलिए जब हमारे अदारे में एक दूर दराज सरहदी गांव के लिए पोस्टिंग आई तो मैंने खुशी से अपना नाम आगे कर दिया। साथ के कई डॉक्टर मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखते जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं मुतमईन था क्योंकि मैंने डॉक्टरी का शोबा खिदमत हल के लिए चुना था। वो एक छोटा सा गांव था जिसके करीब ही इंडिया की सरहद थी। इस गांव में एक छोटा सा अस्पताल था। इस गांव के गिर्द सहरा फैला हुआ था और गांव के मकानात एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर थे। मैं हर वक्त मरीजों के लिए मुस्तैद रहता था। एक माह हो गया था मुझे यहाँ आए हुए। बॉर्डर रेंजर फोर्स के जवान भी कभी कभी किसी बीमारी के सिलसिले में मेरे पास आते रहते थे, जिनकी मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करता। उनका एक इंस्पेक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया और हम दोनों काफ़ी मरतबा शिकार पर भी गए। मैं बाहर ज़रूर निकलता था लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था क्योंकि मैं इस इलाके से अनजान था और मेरे भटक जाने का अंदेशा था। एक शाम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं एंजॉय करता हुआ थोड़ी दूर सहरा में निकल गया, लेकिन अंधेरा होते ही वापसी का सफ़र शुरू किया। मैंने रास्तों के तयन में बहुत एहतियात बरती, लेकिन फिर भी रास्ता गिनवा दिया। आखिर बहुत मुश्किल से मुझे वापसी का रास्ता मिला। उस वक्त तक अंधेरा काफ़ी फैल चुका था। मैं वापसी के लिए थोड़ा चला ही था कि मेरे पास से कोई हवा के झोंके की तरह गुजर गया। मैंने जल्दी से पलट कर पीछे देखा, लेकिन मुझे कुछ नज़र न आया, बल्कि हवा का झोंका खुशबू लेकर मेरे नाक से टकराया और मैं बेहुद सा हो गया। फिर मैंने बेताब होकर वो सारा एरिया छान मारा, लेकिन मुझे इस खुशबू के अलावा कुछ ना मिला। मैं काफ़ी परेशान और उलझा हुआ वापस अपने अस्पताल में आ गया। अस्पताल छोटा सा था जिसके 3 कमरे थे। 2 कमरे अस्पताल के लिए और एक में मेरी रहाइश थी। मैं अपने कमरे में लेटा काफ़ी देर तक इस खुशबू के बारे में सोचता रहा। वो खुशबू पूरी रात मेरे हवासों पर छाई रही। एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि वो खुशबू वाली शख्सियत जो कोई भी है मेरे कमरे की खिड़की के साथ ही खड़ी है। यह एहसास होते ही मैं जल्दी से उठा और दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा और जल्दी से खिड़की खोल दी, लेकिन मुझे देखकर मायूसी हुई कि बाहर कोई भी नहीं था। वो रात मेरी इस तरह बेसुकूनी में गुजर गई। सुबह उठकर वज़ू किया और नमाज अदा की तो मुलाजिम मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आया। हुकूमत की तरफ से इस अस्पताल में एक कंपाउंडर इकबाल और एक मुलाजिम दिगर कामों के लिए था जिसका नाम रहमत था। रहमत जब मुझे चाय देने लगा तो उसने मेरी तरफ गौर से देखा। रात की बेहवाबी मेरी सुर्ख होती हुई आंखों से साफ नज़र आ रही थी। डॉक्टर साहब, लगता है रात को आप सही तरीके से नींद नहीं ले सके। उसकी बात के जवाब में मैंने उसे गौर कर देखा। वो डिप्रेस सा हो गया, जिस पर मैं मुस्कुरा दिया। बस यार, रात को नींद नहीं आ सकी और क्यों, इसकी अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। वो मज़ीद कुछ बात किए बगैर कुछ सोचता हुआ बाहर चला गया। आज मैंने फिर इसी तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि खुशबू का राज जान सकूं, जो कि अचानक पैदा होकर मेरे जहन पर छा गई थी। लेकिन उस दिन दोपहर को एक लड़का झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला आ गया। 2 पार्टियों में खतरनाक लड़ाई हुई थी। उनके साथ रेंजर के जवान और मेरा दोस्त वली भी था। 8 के करीब आदमी जख्मी थे, जिनकी मैंने और इकबाल मरहम पट्टी करते रहे और 1-2 हल्के फुल्के ऑपरेशन भी किए। लेकिन जो ज़्यादा जख्मी हुए थे उनको मैंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाने का बोल दिया। इन लोगों से फारग होते हुए रात के 10 बज गए थे। मैं बहुत थक गया था। इस सारे बिखेड़े ने इस खुशबू के राज को जानना बुला ही दिया था। इंस्पेक्टर वली को मैंने रोकने की कोशिश की। खाना साथ खाते हैं। नहीं डॉक्टर, इन लोगों की सुलह सफाई करानी है वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी।
वो माजरत करके चला गया। और फिर मैंने खाना खाते ही चारपाई पर लेटा और लेटते ही सो गया। रात किसी पहर हल्के से खटके की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। उसी वक्त खुली खिड़की से इसी खुशबू का एक झोंका आया और मुझे मुअत्तर कर गया। मैं बेखुदी के आलम में खिड़की तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वो ही खुशबू फैली हुई थी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ निकल कर इस खुशबू की सिमत पड़ा और इधर उधर गौर से देखता रहा, लेकिन मेरे अलावा वहाँ कोई और जी रूह ना था। अलबत्ता वो खुशबू मुझे एक खास सिमत खींचती हुई महसूस हुई और मैं अपना टैज़म सा होकर इस खुशबू के पीछे पीछे चलता रहा। मुझे एहसास हो रहा था कि वो खुशबू मुझे किसी राज तक ले के जाना चाहती है। चलते चलते पता नहीं कितना टाइम गुजरा कि मुझे एक ठोकर लगी और फिर मैं जैसे होश में आ गया। होश में आते ही मैंने अपने आप को एक सहराई झाड़ियों के सामने पाया। साथ ही एक बड़ा सा टीला था जिसके गिर्द कुछ ईंटें पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि कुछ अरसा पहले वहाँ कुछ तमीर करने की कोशिश की गई थी और फिर किसी वजह से छोड़ दी गई हो। फिर अचानक इसी लम्हे वो खुशबू मेरे नाक के नथों में घुसने लगी, तो मैंने जल्दी से झाड़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ से वह सांस को मंजमंद कर देने वाली खुशबू आ रही थी। लेकिन इन झाड़ियों के पीछे कोई नहीं था, बस वो खुशबू मुझे पागल सी कर रही थी, जिसका मंबा मुझे नहीं मिल रहा था। कि फिर तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे मैं काफ़ी उलझन में फंस गया, क्योंकि कभी मुझे वो खुशबू दाएं तरफ से आती हुई महसूस होती तो कभी बाएं तरफ से, तो कभी आगे कभी पीछे से। इस तरह मैं चक्कर लगाते लगाते थक गया और एक छोटे से टीले के ऊपर चढ़कर लेट गया। आज चांद जोबन पर था और अपनी चांदनी हर सू बिखेर रहा था। मुझे प्यास लग रही थी, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं था और इस सहरा में पानी मिलना बहुत मुश्किल था। कुछ देर तक मैं ठंडी ठंडी रेत में लेटा रहा और फिर मैंने अपनी वापसी का तयन करके वापसी का सफ़र शुरू किया। चलते चलते मैं ख्यालों में खो गया और फिर रास्ते से भटक गया। मैंने बेताब होकर इधर उधर देखा तो दाएं तरफ एक खंडर सा नजर आया। मैं काफ़ी परेशान था कि क्योंकि रास्ता भूल चुका था। मेरे दिमाग ने कहा कि वापस चलो, लेकिन दिल ने कहा कि एक नज़र इस खंडर को देख लिया जाए। और फिर मैं खंडर की तरफ चल पड़ा। वहां तक पहुंचा ही था कि मेरा पाँव किसी चीज़ में अटका, जिससे मैं संभल ना सका और बहुत ज़ोर से गिरा। लेकिन है रेत थी, इसलिए ज़्यादा चोट लगने से महफूज रहा। कुछ सेकंड रेत पर पड़े रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उठा और इस अटकने वाली चीज़ पर नज़र डाली जो कि ज़मीन में दंसी हुई थी। जब गौर देखा तो वो एक कपड़ा सा था जिसका कुछ हिस्सा बाहर था। ओ, तो मेरा पाँव इस फंदे से अटक गया था। फिर मेरे मुंह से शुक्र का कलमा निकला, क्योंकि मैं खंडर की दहलीज पर गिरने से बच गया था। इससे मैं जख्मी भी हो सकता था। मैं इस कपड़े की तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो खुशबू जिसने मुझे दीवाना बना रखा था अब पहले से ज़्यादा आ रही है। ये एहसास होते ही मैं आगे बढ़कर वो कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता रेत से बाहर खींच लिया। मैंने उसे झाड़ा तो वो एक रंगीन दुपट्टा निकला। जब मैंने बेख्याली में इस दुपट्टे को अपनी नाक से लगाया तो मैं उछल पड़ा, क्योंकि वो खुशबू इसी दुपट्टे से आ रही थी। फिर मैं कुछ देर सोचता रहा और इस खंडर में दाखिल हो गया, जो कि यकीनन कभी किसी आलीशान रिहाइशगाह में रही होगी। मैंने इस खंडर को मुकम्मल तौर पर देख लिया। 8 के करीब कमरे थे, जिनमें कुछ की दीवारें किसी हद तक सलामत थीं, लेकिन छत किसी की नहीं थी। इस खंडर में तलाश करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला और मैं बददिल सा होकर वापस निकलने लगा कि अचानक एक कमरे से मुझे दर्द में डूबी सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर मैं दीवानों की तरफ इधर उधर भागने लगा। भागते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे कदमों से दमक सी पैदा हो रही है, जिससे मुझे शक हुआ कि इस कमरे के नीचे कोई तहखाना भी है। अब वो सिसकियों की आवाज़ बहुत मदम हो चुकी थी। मैंने तहखाने का रास्ता बहुत ढूंढा, लेकिन नाकाम रहा। उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो रही थी
जैसे कि कोई प्यासा आदमी दूर से कुआं देखकर भागते हुए आए और फिर हाल ही कुआं देखकर जो हालत उसकी हो। सफेद शहर नमोदार होने लगी थी। वो सिसकियों की आवाज़ मदम होते होते ख़त्म हो गई थी। बेचैनी बेकली सी मेरे अंदर पैदा हो गई थी और फिर थक हार कर मैं वापस अपने अस्पताल जाने का सोचा। और जो मैं खंडर से बाहर निकला तो वापसी का रास्ता ना मिला। सूरज की किरणें नज़र आने लगी थीं। ये मेरे लिए मज़ीद परेशानी की बात थी, क्योंकि सहरा का सहराब आदमी को कहीं का नहीं रखता। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह थी कि साथ ही इंडिया की सरहद थी, जिसकी निशानदगी भी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मुझे डर था कि कहीं गलती से इधर न चला जाऊं। इसी सोच में बहुत देर तक मैं वहीं खड़ा रहा और फिर एक ख्याल आते ही मैं हिम्मत करके इस खंडर की एक मजबूत और ऊंची दीवार पर चढ़ के चारों तरफ दूर तक देखने लगा। और फिर सामने ही थोड़ी दूर मुझे कुछ मकानात की छतें नजर आईं। मैं नीचे उतरकर उस तरफ चल पड़ा। मैं चल रहा था लेकिन रास्ता ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि कल शाम से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। मेरे सामने एक बड़ा सा टीला था, जिस पर बहुत मुश्किल से चढ़ पाया। और फिर अपने सामने ही रेंजर फोर्स की इमारत देखकर मुझे खुशी से चक्कर आ गया और मैं लड़खड़ा कर टीला से नीचे की तरफ जा गिरा। उस वक्त किसी आदमी के शोर की आवाज़ सुनाई दी और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। होश आने पर मैंने अपने आप को एक साफ़ सुथरे कमरे में चारपाई पर पाया। उसी वक्त किसी ने मुझे उठाकर बिठाया और कोई मशरूब पिलाया, जिससे मेरी जान में जान आई। जब आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो मैं अपने सामने अपने दोस्त इंस्पेक्टर वली को देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहाँ की सैरें करके खुशी से बेहोश हो गए थे। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस आज बेहोश होने को जी चाह रहा था, मैंने कहा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ा। उसके बाद हम में ऐसे ही हल्की फुल्की मजाक की बातें होती रहीं और फिर हम लोग असल बात की तरफ आ गए। मैंने अपने साथ होने वाली तमाम बात उसे बता दी। वो सारी बात सुनते ही सोच में पड़ गया। यार इतना सोचता क्यों है, कुछ दूर ही तो वो खंडर है, चल कर देख लेते हैं। मेरी बात सुनकर उसने सर को हिलाया और फिर साथ में दो सिपाही और खुदाई के कुछ औजार लेकर हम लोग ऊँटों पर बैठकर इस खंडर में जा पहुँचे। उसने भी कदमों की दमक से मेरी बात की तस्दीक की। वाकई इस कमरे के नीचे तहखाना भी है। फिर हम सब ने मिलकर इस तहखाने का दरवाज़ा तलाश किया, लेकिन काफ़ी तलाश के बाद वो दरवाज़ा ना मिल सका। फिर वली ने सिपाहियों को इस कमरे का फर्श खोदने का कहा। सिपाहियों ने बड़ी मुस्तैदी से कमरे का फर्श उखाड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही फर्श का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे तहखाने में जा गिरा। अंदर कुछ रास्ता बन गया। फिर कुछ सेकंड बाद बदबू का एक भूमका सा इस सुराख से निकला तो बेख्तियार मेरे हाथ अपने नाक पर जा टिके। अब हम सब के चेहरे पुरतजस्सुस थे और इंस्पेक्टर वली ने मेरी तरफ मायनेहेज नज़रों से देखा। उसके बाद वो दोनों सिपाही वली के इशारे से रस्सी के ज़रिए नीचे तहखाने में उतर गए। उनके पास हैवी टार्च थी। कुछ सेकंड बाद एक चींकनुमा आवाज़ सुनाई दी। सर, अंदर दो लाशें पड़ी हैं। यह सुनते ही मुझे एक झटका सा लगा। मुनीर, तहखाने का रास्ता जल्दी तलाश करो, वली ने एक सिपाही का नाम लेते हुए कहा। दरवाज़ा मिल गया सर। कुछ देर बाद ही अंदर से मुनीर की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी खोलो, वली ने चींकते हुए कहा। इसके बाद कुछ देर तक अंदर से ठकाठक की आवाज़ें आती रहीं और फिर रास्ता खुल गया, जो कि साथ वाले कमरे की दीवार के साथ ही था। नीचे उतरते हुए हमने इस जगह से निकली हुई ईंटों का मुआयना किया तो ऐसे लगा जैसे कुछ दिनों पहले ही इस रास्ते को बंद किया गया हो। इन लाशों को देखकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि लड़की के कपड़े इस दुपट्टे से मैच कर रहे थे। सूरज की रोशनी अब दोनों तरफ से तहखाने में दाखिल हो गई थी, इसलिए सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। और जब हम इन लाशों के करीब पहुंचे तो उनकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोनों को बड़ी बेदर्दी से किसी तेज़दार आले से कत्ल किया गया था।
मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर लड़की की लाश का चेहरा देखकर मुझे एक चक्कर सा आ गया और मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। ऐसे लगा जैसे किसी ने सुई बड़े ज़ोर से मेरे दिल में चुभो दी हो और फिर दर्द की वो लहर पूरे जिस्म में फैलती हुई महसूस हुई। मेरा जहन मुझे चंद दिन पीछे ले गया। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी तरह मेरी पट्टी कर रहे हैं, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो क्या पहले वाले डॉक्टर साहब अच्छी तरह मरहम पट्टी नहीं करते थे? मैं पट्टी करने में ही मसरूफ़ रहा। नहीं, वो भी अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन वो लड़कियों को अजीब नज़र से देखते थे। उसकी आंखों में अजीब से रंग नज़र आ रहे थे और फिर पट्टी मुकम्मल होने के बाद वो मेरी तरह तशनगी की नज़र देखते हुए चलेगी। उसी वक्त मेरे कांधों पर एक मजबूत से हाथ का दबाव पड़ा तो मैं होश की दुनिया में आ गया। कहाँ खो गए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, इंस्पेक्टर वली मुझसे मुखातब हुआ। कुछ नहीं, ये लड़की तकरीबन 1 माह पहले मेरे पास आई थी। कुछ काटते हुए द्रांति लग गई थी उसे, मैंने मुश्किल से उसे बताया। अब मैं इन लाशों का बगौर मुआयना किया। मर्द की लाश बहुत कटी फटी थी, उस पर बहुत ज़्यादा वार किए गए थे, जबकि लड़की की बाएं तरफ गर्दन पर एक ही वार था, जिससे उसकी गर्दन आधे से ज़्यादा कट चुकी थी और यकीनन उसी से उसकी मौत वाक़या हो गई थी। इन दोनों को किसी ने इतनी बेदर्दी से मारकर तहखाने में फेंका और फिर ऊपर से तहखाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया था। इंस्पेक्टर वली ने उसी वक्त एक सिपाही करीबी बस्ती जिसमें मेरा अस्पताल था उसकी तरफ भेज दिया। उसका मतलब यह है कि इस लड़की का ताल्लुक इसी गांव से है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और मैं बस सर हिलाकर रह गया। फिर हमने वो लाशें उठाकर बाहर रख दी और उन पर एक बड़ा सा कपड़ा डाल दिया। जब गांव वाले आ गए तो वली ने इनसे पूछा, आप सब में से किसी के घर से कोई फ़र्द गायब तो नहीं हुआ? जिसके जवाब में वो सब ना के अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। इसके बाद वली ने 2 आदमियों को बुलाकर लाशें दिखाईं तो अचानक उस वक्त एक शोर सा उठा। वो दोनों मकतूल इसी गांव के थे। इधर रोना धोना पड़ गया। अब इंस्पेक्टर वली को गुस्सा आ गया था, क्योंकि जब उसने किसी की गुमशुदगी के बारे में पूछा था तो सब ने इनकार किया था, जबकि लाशों की हालत से पता चलता था कि इन्हें 1 माह के करीब हो गया है। फिर वली उनके विरसा से तफ्तीश करने लगा, लेकिन वो इनकार में सर हिलाते रहे। इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ नहीं पता, उनकी यही तकरार थी। मैं एक तरफ गुमसुम और उदास सा बैठा हुआ था। जब वली ने थोड़ी सी सख्ती की और जेल में बंद करने की धमकियां दी तो आहर लड़के का बाप रोते हुए बताने लगा। वो दोनों आपस में मनसूब थे, लेकिन एक दिन पड़ोसी बस्ती के एक चौधरी के बदमाश लड़के ने इस लड़के जिसका नाम अजरा था उसको देख लिया और फिर उसके पीछे पंजे झाड़ के पड़ गया। आहर मजबूर होकर लड़की के वालिदैन और लड़के के वालिदैन ने चुपचाप दोनों का निकाह करके उस रात खामोशी से इन्हें यहाँ से निकाल दिया और लाहौर जाने का कहा। दोनों ख़ानदान मुतमईन थे। इसके बाद वली ने अपने अफसरान को सब कुछ बता कर इस लड़के और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरा दिल बहुत दिनों तक इस लड़की और उस वाक़े पर उदास रहा। मैं किसी सूरत में ये नहीं समझ सका कि इस खुशबू ने इस राज के बारे में मुझे कुछ क्यों बताया। तो एक ख्याल कोंदा बनकर मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं एक नरम दिल इंसान हूँ, और फिर इस लड़की को मैं बहुत पसंद भी करने लगा था। फिर इन दोनों के पंजर को कफन देकर नमाज जनाजा अदा की और दफन कर दिया। गांव के सारे अफराद की आंखें गम से नम थीं। इसके बाद मैं इस गांव में 1 साल तक रहा। कई बार खंडर की तरफ गया, मगर फिर मुझे इस खुशबू का कभी एहसास नहीं हुआ।